प्रो 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के बारे में। हमने पिछली 2 कक्षाओं में हमारे संविधान की मूल संरचना से संबंधित जितने वाद हुए थे उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद समानता के अधिकार से संबंधित जो न्यायालय में वाद थे और उन पर जो निर्णय सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनके बारे में हम बात किए। आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद निर्णय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के बारे में बात करेंगे। उससे संबंधित जो वाद हुए हैं, उससे उस वाद में कौन सा मामला है, उस मामले में क्या क्या है, सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। इसमें 2 प्रमुख वाद हुए। ये रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला आया। उसके बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का मामला आया। इन दोनों मामलों को हम समझेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये सब जो हमारी कक्षाएं हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब जो ट्रेंड बदल रहा है परीक्षाओं का, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे लोक सेवा आयोग, किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग द्वारा संपादित होने वाली परीक्षाएँ हैं, उसको ध्यानगत रखते हुए ये न्यू पैटर्न पर आधारित हमारी सब कक्षाएँ हैं। इनमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सभी जो मटेरियल होने चाहिए परीक्षा की दृष्टि से इस टॉपिक से आने वाले, उनको इकट्ठा कर करके आप लोगों के सामने इस कक्षा के माध्यम से दिया जा रहा है, आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कक्षाएं बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही बेहतरीन कक्षा है और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित 2 वाद हुए, उस वाद को पढ़ेंगे। उसके बाद जो इसमें एक तीसरा मतलब आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद श्रेया सिंघल का मामला क्या था, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो पहला वाद हुआ था, पहला मुकदमा हुआ था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उसको। तो पहला हमारा जो वाद आया था वो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला आया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें भाषण देने की, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने अभिव्यक्ति जो है बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं। इसके पक्ष में निर्णय दिया। प्रेस की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19(1), प्रेस की स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का आवश्यक हिस्सा है। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो हमारी जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का आवश्यक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जब संविधान बना उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 के तहत रख के उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान में हमारे संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, उसी में एक है हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का जो मामला 1950 में आया, यह पहला संविधान संशोधन था। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय दिया और उसने कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का आवश्यक हिस्सा है। ये नहीं है कि प्रेस की स्वतंत्रता अलग है, मौलिक अधिकारों के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक है। भाषण मतलब वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की, अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने की, भाषा के माध्यम से, लिख कर, कहकर, किताबों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, उसकी बात कर रहा है। हालांकि इसमें जो हमारा यह अनुच्छेद है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रताएं क्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए, हमारे संविधान में जो चीज़ें रखी गई है वो उस समय को परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखकर ज़्यादातर चीज़ें रखी हुई है। जैसे जैसे समय बदलता आया है, चीज़ों में बदलाव होता आया है। जैसे समय आया तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। वैसे ही कई चीज़ें जोड़ी गई, जैसे अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया, जीवन जीने के अधिकार में नींद का अधिकार जोड़ा गया, स्वच्छ हवा लेने का अधिकार जोड़ा गया। ये सब चीज़ें जोड़ी जाती रही हैं। वैसे ही हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का जो मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के का ही एक हिस्सा है जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा इसमें यह निर्णय दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों का आधार स्तंभ है। जितने भी लोकतांत्रिक संगठन है उसका आधार क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने बात को रखने की स्वतंत्रता, आजादी। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप से श्रेया सिंघल मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को हटा दिया गया। अब देखिए ये मामला, ये चूंकि ये नया केस था, ये मामला 2015 का था, श्रेया सिंघल वाला मामला। तो 2015 वाले मामले को भी इससे रिलेट करके देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 66A का जो अधिकार था, 66A धारा 66A सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा जो 2000 में बनी थी, उसके 66A को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का आवश्यक हिस्सा है, प्रेस की स्वतंत्रता इसके तहत। तो इसमें क्या हुआ कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया। यह पहली बार संशोधन किया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा मामला आया अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद 2020। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंटरनेट के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में घोषित किया जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक अधिकार है। देखिए दोनों ही मामले क्या था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही संबंधित होगा। 1950 में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य वाले मामले में, उसमें भी कहा गया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसका एक हिस्सा है। फिर 2020 में अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का जो मामला आया, इस वाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इसमें एक तथ्य को जैसे जैसे मैंने बताया कि जो आवश्यकताएं होती गई है उसको उसमें ऐड ऑन किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इंटरनेट के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में घोषित किया गया। यह मामला क्यों आया? जम्मू कश्मीर राज्य में जब धारा 370 के बारे में बात हो रही थी, हटाई गई थी धारा को, तो वहां पे इंटरनेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसी से संबंधित ये मामला आया। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद मतलब अनुराधा भसीन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के अधिकार को, किसके अधिकार को? इंटरनेट के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में कहा। क्या कह दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये किस में कहा? ये 1950 के अपने निर्णय में। ये कौन सा निर्णय था? ये आपका था रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में ये निर्णय दिया। रमेश थापर बनाम पंजाब राज्य का मामला था, मद्रास राज्य का, क्षमा चाहिए। इसमें यह निर्णय सुना दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में का एक हिस्सा है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है प्रेस की स्वतंत्रता। 1950 में जो वाद दाखिल हुआ था रमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद में, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। उसके बाद ये अनुराधा भसीन वाले में मामले में कहा कि इंटरनेट का अधिकार भी इसी का एक हिस्सा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। यह 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। किसमें? अनुराधा भसीन मामले में। अनुराधा भसीन 2020 का जो मामला था, तो इसमें जोड़ा गया कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो हमारी स्वतंत्रता है वह केवल व्यक्ति की ही नहीं है, या प्रेस वाले लोगों को भी मुहैया कराई जाएगी। इंटरनेट के अधिकार को भी इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे जैसे जो चीज़ें बढ़ती जाएंगी, हमारा मतलब इस सूचना क्रांति के युग में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो जो जो नई चीज़ें जोड़ी जाएंगी वो भी हमारा क्या है? अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा होंगी, एक पार्ट होंगी। और इसी अनुराधा भसीन बनाम भारत संघवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त एक अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत क्या है? भाषण, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता।
यही अधिकार की बात किया गया है। यह मामला जैसा कि आपको बताया गया जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया था उसी से संबंधित था। तो न्यायालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्यों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अनुचित है। इसी मामले में पूछा जाएगा कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध अनुचित है। तो आप बताएंगे अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का मामला आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इंटरनेट पर प्रतिबंध अनुचित है, राज्य द्वारा सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध यह अनुचित है। लेकिन अदालत ने माना कि इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित करना वैध है। यह वैध हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपरिहार्य परिस्थितियां होनी चाहिए, अपरिहार्य परिस्थितियां होनी चाहिए, अन्यथा पारित आदेश अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर सरकार ने कोई आदेश पारित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, इंटरनेट का प्रयोग अब प्रतिबंधित रहेगा, सेवाएं बंद कर दी जाएगी, तो लेकिन अगर उसके लिए अपरिहार्य कारण नहीं है तो इस आदेश को निरस्त समझा जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का जो निर्णय आया है वो कवाद था उसी के निर्णय पर। अब खतरे की आशंका पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन यह जनता की वैध राय को दबा नहीं सकता है। देखिए, अगर खतरे की आशंका है कि कोई इसको अगर प्रतिबंधित नहीं किया गया तो कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, आंतरिक विद्रोह हो सकता है, हलचल हो सकता है, युद्ध हो सकता है, या ऐसी चीज़ें, या उस राज्य की या उस क्षेत्र विशेष की जो स्थितियां हैं वो बिगड़ सकती है, असामान्य हो सकती है। तो उसके तहत सीआरपीसी जो हमारी धारा है, क्रिमिनल की धाराएं 144 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन यह जनता की वैध राय को दबा नहीं सकता। 144 धारा लगेगी लेकिन वह जनता की वैध राय को रोकेगा नहीं। अब यह निर्णय वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19(1) को बरकरार रखता है। दोनों निर्णय जो हैं हमारी वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या रखते हैं, बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं। उसके बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि इंटरनेट तक समान पहुंच शिक्षा के अधिकार को बढ़ाने में मदद करता है। इंटरनेट तक समान पहुंच मतलब हम गांव में रहते हैं तो हम पर इंटरनेट प्रयोग का उतना ही अधिकार है जितना शहर में रहने वाले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी इंटरनेट के प्रयोग का उतना ही अधिकार है जितना ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को प्राप्त है। यह इसका प्रभाव किस निर्णय से, किस वाद से जोड़कर देखा जाएगा? अनुराधा भसीन वाद से। और उसके बाद यह भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड को न्यून करके ग्रामीण और शहरी भारत के बीच विद्यमान असमानता को कम करने में मदद करता है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड मतलब गांव में जो इंटरनेट की सुविधा है उसमें और शहर की जो सुविधाएं हैं दोनों में समानता होनी चाहिए, अर्थात जो स्पीड गांव में हो वो शहर में हो, जो चीज़ें शहर में मुहैया हो वो गांव में हो। शुल्क तो हम लोग एक ही समान देते हैं, लेकिन इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो समान रूप से काम नहीं करती है। इसी की बात करता है कि यह जो हमारा भसीन मामला था, इसका निर्णय का प्रभाव यह भी होगा कि यह भारत में विद्यमान डिजिटल डिवाइड को न्यून करके, कम करके ग्रामीण और शहरी भारत के बीच विद्यमान असमानता को कम करने में मदद भी करेगा। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है। आपने देखा कि कोरोना जैसे संकट काल के समय में डिजिटली हम लोग कितना आगे बढ़े, अपने आप को कितना, यूट्यूब के कई चैनल खुल गए, हमारा भी उसी में एक ऑनलाइन कोचिंग चैनल पोर्टल चालू हुआ। ऑनलाइन ट्रेडिंग का मार्केट आप देख ही रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इतने ढेर सारे जो साइटें हैं, ऐप है, उसके द्वारा मार्केटिंग। तो ये डिजिटल जो वर्ड है उसका ग्राफ डिजिटल वर्ड का, डिजिटल अर्थव्यवस्था का, डिजिटल कार्य का, जूम से हम मीटिंग कर लेते हैं, अपनी बातों को वीडियो कॉल के थ्रू हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बिना उन तक पहुँचे अपनी सूचनाओं को हम भेज सकते हैं, उनसे उनकी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आने वाला युग होगा वो डिजिटल युग होगा। आप देखते हैं कि यही संचार क्रांति का ही है कि हम विदेश में जो डॉक्टर हैं उनसे भारत में रोगियों की सलाह ले सकते हैं, या भारत के डॉक्टर विदेशों में सलाह दे सकते हैं। टेली चिकित्सा, टेली एडवोकेसी, उसके बाद टेली एजुकेशन, मतलब ये जो संचार के द्वारा, इस डिजिटल इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट सुविधाओं का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके हम अपनी सेवाओं को दे सकते हैं, अपनी सेवाओं को ले सकते हैं, हम अपने आप को एक संसाधन के रूप में प्रस्तुत करके धन कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी इस जो हमारा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था,
तो जो आया था उसमें इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालेगी। उसके बाद अब हमारा यह देखें, हमने देखा कि यह मामला क्या है। आपका धारा 66A क्या है, तो धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A यह क्या है। खैर यह धारा यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। इस धारा के तहत, धारा 66A के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। आपत्तिजनक से क्या है? आपत्तिजनक मतलब अश्लील भी हो सकता है, झूठी जानकारी भी हो सकता है, एडिटेड वीडियो भी हो सकता है, क्रॉप वीडियो भी हो सकता है, या जोड़ के इधर का उधर जोड़ के, या कोई अगर कोई भाषण दे रहा है उसके 2-3 लाइनों को एक साथ जोड़ के और भेजा जाए, जिससे उस व्यक्ति पर, उस व्यक्ति की जो विचारधारा है, उस व्यक्ति से जुड़ा जो समाज है, अगर वो की नेता है, आइडल है, या उसके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी भावनाओं पर आघात पहुंचता है। ये बाल ठाकरे से जुड़ा श्रेयस सिंघल वाला बात था, उसी समय की ये बात है। तो ये 2 मुंबई में रहने वाली 2 लड़कियां हैं जो काम करती थी, वकील थी, उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें लिखी थी, तो उस पर यह जो धारा है 66A के तहत मुकदमा चलाया गया। फिर इन्होंने 2015 में न्यायालय की शरण में गए और मामला दायर किया गया श्रेयस सिंघल के द्वारा। तो यही श्रेयस सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया है। सोशल मीडिया संदेश असामाजिक बेहद आक्रामक होने पर धारा 66A के तहत 3 साल की कैद निर्धारित की गई है। यही इसमें हुआ था श्रेया सिंह वाले भी, जो श्रेया सिंघल थी इस मामले में। तो तभी इन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। उस पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल मामले में इस प्रावधान को असंवैधानिक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया गया। आज बहुत ही ज़्यादा यह चर्चित खबर है कि पतंजलि जो पीठ है बाबा रामदेव वाले, उसमें जूम मीटिंग हो रही थी, कई लोग उससे जुड़े थे, और तो उसी में किसी ने उस पर अश्लील वीडियो चला दिया किसी लिंक के थ्रू, किसी थ्रू के चलो। तो यह सब आपत्तिजनक मामलों के अंतर्गत आया है। खैर वहाँ की उत्तराखंड की पुलिस ने उस पर केस दायर किया है। मामला जो भी होगा आज के समाचार में सुर्खियों में था। यह रही बात आज सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में हम बात किए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 2 वाद लिए गए। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। उसके बाद अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला आया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का प्रयोग भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के एक हिस्से के रूप में है, इसलिए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भारतीय नागरिकों को प्राप्त यह भी अधिकार है। उसके बाद हमने देखा कि अनुच्छेद 66(a) की धारा क्या है, श्रेया सिंघल का मामला क्या था। इन सारी चीज़ों को देखें। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप हमसे सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @11classes फॉलो करना होगा, चाहे ट्विटर हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, या फेसबुक हो, या टेलीग्राम हो, या इंस्टाग्राम हो, आप जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे, उनका उत्तर देंगे। ध्यान रखना है कि प्रश्न जो हमारे हो शिक्षा से संबंधित हो, हमारी कक्षाओं से संबंधित हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास है जिस पर आप लोगों से बात होती है और हमेशा बात होती रहेगी। सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारी टीम के किसी भी सदस्य द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। हमारा नंबर है 7081788388। आप हमसे जुड़े रहे। उज्ज्वल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।